अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय हमनशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की इस कोर्ट कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े वाशिगाफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि मकतूल की मौत गला दबने के नतीजे में सांस की आमदोशुद मुनक़ते होने के बायस वाक़ई हुई है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, जिसका मतलब है कि इसे बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया है, वरना यह भी सोचा जा सकता था कि वो ओवरडोज के सबब हालत नींद में चल बसा। आप एक काबिल और चमत्कारी वकील हैं, वो तंजिया लहजे में बोला। चाहें तो आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होगा। इस हवाले से आप अदालत में कोई चमत्कार नहीं दिखा सकेंगे। इसीलिए तो मैं ऐसा सोचने की गलती नहीं कर रहा राना साहब, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। ये एक मर्डर केस है, लेकिन इसका जिम्मेदार मेरा मौकिल हरगिज नहीं है। अदालत का मैदान आपके सामने है, वो कंधे उचकाते हुए बोला। आप अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करके मुलजिम को छुड़ा ले जाएं। मैं यही करने वाला हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बड़े अज़्म से कहा। फिर अपने सवालात का रुख असल मौजू की जानिब फेरते हुए पूछा, आयु साहब, ज़फ़र अली के कत्ल के साथ डकैती का एक वाक़या भी जुड़ा हुआ है। मेरे मौकिल पर इल्ज़ाम है कि उसने मकतूल को कत्ल करने के बाद कपड़े वाली अलमारी के अंदर मौजूद खुफिया सेफ में से 15,000 रुपये के करेंसी नोट, 30,000 मालियत के तलाई ज़ेवरात और 10,000 रुपये के मुख्तलिफ इनामी बॉन्ड्स भी चुराए हैं। क्या आपने इस सेफ का मुआयना भी किया था, जिसके अंदर से 55,000 रुपये की ये अशिया चोरी की गई थी? जी बिल्कुल, और सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। मकतूल की बेवा ने मुझे वो खुला हुआ खाली सेफ दिखाया था। क्या मज़कूरा सेफ को चाबी की मदद से खोला गया था या ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसका लॉक तोड़ा गया था? लॉक तो सलामत ही था, मगर इसके अंदर चाबी वगैरह लगी मुझे नज़र नहीं आई, उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि लॉक को तोड़े बगैर ही सेफ को खोला गया था। आपका मतलब है कि किसी जादू वगैरह के जोर पर बगैर चाबी के तोड़ फोड़ न करते हुए इस सेफ को खोल लिया गया था? मैंने खासे जारहाना अंदाज में सवाल किया। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था, वो तल्ख लहजे में बोला। मैंने ये कहा है कि सेफ के लॉक के अंदर चाबी वगैरह लगी हुई नहीं थी और न ही ताले के ऊपर जोर ज़बरदस्ती के आसार पाए गए थे, जिससे ये समझा जाए कि ताले को तोड़ा गया था। ये भी तो हो सकता है कि सेफ का ताला पहले से खुला हुआ हो, मकतूल या इसकी बेवा सेफ को लॉक करना भूल गए हों। बिल्कुल, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर जरा के सिलसिले को समेटते हुए आईओ से पूछा, क्या आपने 55,000 रुपये मालियत का माल मसरूका मुलजिम से बरामद कर लिया है? मेरे इस बबूल के कांटे की माने चुभते हुए तेज सवाल पर इंक्वायरी ऑफिसर तिल मिलाकर रह गया। चंद लम्हात तक वो मानदाना नज़र से मुझे घूरता रहा, फिर खुश्क लहजे में बोला, ये शख्स, इसने उंगली की मदद से एक्यूज बॉक्स में खड़े मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए तुर्श लहजे में कहा, ये सूरत से जितना मासूम और बेचारा दिखाई देता है, हकीकत इसके बरक्स है। इस मक्कार शख्स ने बड़ी सफाई से माल मसरूका को किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया है। आपने रिमांड के नाम पर 7 रोज तक मेरे मौकिल को अपनी तहवील में रखा था, मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा। सुनने और देखने में तो यही आया है कि पुलिस कस्टडी में पत्थर भी बोलने पर आमादा हो जाते हैं। क्या आप मेरे मौकिल से इस खुफिया ठिकाने का अता पता ना उगलवा कर अपनी नालायकी और नाकामी का खुला एतराफ़ नहीं कर रहे? ये बंदा हमारी तवक्को से ज़्यादा ढीठ और सख्त जान साबित हुआ है, वो खिफ़्फ़त आमेज़ लहजे में बोला। हमारी कोशिश के बावजूद भी ये ज़बान खोलने पर आमादा नहीं हुआ। अगर आपका ये तबसरा किसी ख़तरनाक आदि मुजरिम के बारे में होता तो मुझे कोई हैरत न होती। मैंने शाकी नज़र से तफ्तीशी अफसर की तरफ देखा और सवालात के सिलसिले को ख़त्म करते हुए कहा, बहरहाल इस तकाज़ा के मुताबिक वक़्वा की रात यानी 15 जुलाई की शब 10 और 12 बजे के दरमियान मेरा मौक्किल मकतूल के घर में घुसा। उसने ज़फ़र अली को मौत के घाट उतारने के बाद उसके सेफ के अंदर से मुबलिग 55,000 का सामान चुरा लिया और घर से निकल गया। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि मुलजिम चोरी की नीयत से मकतूल के घर में घुसा था और जाते हुए उसकी जान भी ले ली, या वो मकतूल को कत्ल करने के इरादे से उसके घर में दाखिल हुआ था और लगे हाथों उसके खुफिया सेफ की सफाई भी कर गया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तड़क कर बोला। कोई भी सूरत रही हो,
मकतूल का कत्ल भी हुआ है और उसके घर में डकैती भी हुई है। ये दोनों संगीन जुराइम पत्थर पर लकीर के मानंद अपना वजूद रखते हैं और आपका दावा है कि ये दोनों संगीन जुराइम मेरे मुवक्किल के हाथों से सरजद हुए हैं। इसमें क्या शक है, वो पुरकुरूर लहजे में बोला। इस सिलसिले में इस्तगासा के पास ठोस सबूत और एक ऐनी शाहिद भी है। इस्तगासा के ऐनी और गैनी शाहिद को इस वक्त देख लिया जाएगा जब वो गवाही देने के लिए विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा होगा। मैंने कदरे सख्त अंदाज में कहा, फिलहाल आप मेरे सवाल का जवाब दें जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था। कौन सा सवाल? वो उखड़े हुए लहजे में बोला। यही राणा साहब के, मैंने अपने सवाल को दोहराते हुए ठोस लहजे में कहा कि क्या ये दोनों संगीन जुराइम इस्तगासा के मुताबिक मेरे मुवक्किल और इस केस के मुल्जिम ने अपने हाथों से किए हैं? तो और क्या पाँव से किए हैं? वो तेवरी चढ़ाकर बोला। राणा साहब, मैंने आपसे एक सीधा सवाल किया है, आप इसका सीधा जवाब दें, मैंने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। इस तरह सिर पिटाने, तिल मिलाने, गुर्राने और झुंझुलाने से मामलात खराब भी हो सकते हैं। उम्मीद है अदालत के इस कमरे को आप अखाड़ा ऑफ बदतमीजी एंड बदतहसीबी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरी बात इसकी बुद्धि में उतर गई। वो कतरे नर्म पड़ते हुए नदामत आमेज लहजे में बोला। इस्तगासा का यही मौकफ है कि कत्ल और डकैती की ये वारदात मुल्जिम के हाथों से हुई है। ठीक हो गया, मैंने सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस्तगासा की थ्योरी के मुताबिक जब मेरे मुवक्किल ने मकतूल के फ्लैट में घुसकर उसकी जान ली और उसके सेफ से 55,000 रुपये मालियत की अशिया उड़ाई, तो इस घर के मुख्तलिफ हिस्से को उसने छुआ भी होगा। दाखिली दरवाजे के हैंडल से लेकर बेडरूम तक और फिर कपड़ों वाली अलमारी के अंदर खुफिया सेफ तक मुत्तहिद मकामात पर मुल्जिम के फिंगरप्रिंट्स की मौजूदगी एक लाजमी चीज़ है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस्तगासा की फाइल में फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट का कोई वजूद नज़र नहीं आता। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने मायनाखेज नज़र से तफ्तीशी अफसर की आंखों में झांका, फिर इन अल्फाज में इजाफा करते हुए पूछा, राणा साहब, क्या आपने जाए वकुआ से मुल्जिम की उंगलियों के निशानात उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, या इस तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया था, और या फिर इस कोशिश में आपको खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई थी? वकुआ की कार्रवाइयाँ निपटाते हुए एक उम्र गुजर गई है वकील साहब, वो फ़ख्र से सीना फुलाते हुए बोला। भला ये कैसे मुमकिन है कि मैंने फिंगरप्रिंट्स उठाने चाहे हों और उसकी ज़रूरत महसूस न की हो, बल्कि ये बात मेरे ध्यान में थी, लेकिन सच ये है कि बदकिस्मती से इस मकसद में मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, इसीलिए फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। कामयाबी हासिल नहीं हो सकी? क्या मतलब है आपका? मैंने तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया। क्या पूरे फ्लैट में किसी भी जगह पर मुल्जिम की उंगलियों के निशानात नहीं पाए गए थे? जी, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। मेरे कहने का यही मकसद था। मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा, ये भला कैसे हो सकता है? इससे तो ये जाहिर होता है कि मुल्जिम वकुआ की रात मकतूल के घर में गया ही नहीं था। ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो पुरवसूख लहजे में बोला। वकुआ की रात मकतूल के घर में मुल्जिम की मौजूदगी के ठोस सबूत हैं। हमारे पास मकतूल के घर में मुल्जिम की उंगलियों के निशानात न होने के दो असबाब हो सकते हैं। आखिरी जुमला उसने पुरसोच अंदाज में अदा किया था। मैं पूछे बिना न रह सका, और वो दो असबाब क्या हैं? नंबर 1, आईओ ने गहरी संजीदगी से बताया, मुल्जिम ने मकतूल के फ्लैट पर नकलो हरकत करते हुए खुसूसी एहतियात से काम लिया था। मतलब ये कि इसने बहुत ही कम मकामात को छुआ था और फिर इन मकामात को जहन नशीन भी कर लिया था। चुनाचे वापस जाते हुए वो मज़कूरा मकामात पर से अपनी उंगलियों के निशानात को साफ कर गया। नंबर 2, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने इत्मीनान भरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, या फिर ये हो सकता है कि मुल्जिम ने इस वारदात के दौरान में अपने हाथों पर दस्ताने पहन रखे हों, इसीलिए मकतूल के फ्लैट में कहीं पर भी उसके फिंगरप्रिंट सख्त नज़र नहीं आए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तफ्तीशी अफसर के खामोश होने पर मैंने तंज़ीह अंदाज में कहा, पिछले 15-20 मिनट में आपने मेरे मौक्कल की जहानत, फतानत, मनसूबाबंदी, अक्लमंदी, चालाकी, होशियारी, मुस्तैदी, हाजिर दिमागी और जीदारी के हवाले से जितनी भी बातें की हैं, इसकी रोशनी में तो मुझे किसी खतरनाक सीक्रेट एजेंसी का कोई माहिर एजेंट नज़र आने लगा है। लेकिन बेहद माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि मेरे मुवक्किल के बारे में आपकी तहकीक और तफ्तीश फजूलियात के पुलंदे से ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए मोदबाना लहजे में कहा, जनाब आली, मुझे आयु साहब से और कुछ नहीं पूछना। तफ्तीशी अफसर
याकूब राना के बाद इस्तगासा की जानिब से माजिद अली नामी एक शख्स को गवाही के लिए पेश किया गया। माजिद की उम्र कमोबेश 30 साल रही होगी। पेशे के एतबार से वो एक दर्जी था। जैसा कि कहानी के इब्तिदाई हिस्से में मैंने आपको बताया है कि जाय वकुआ सोसाइटी के कमर्शियल एरिया में वाक़ था। ये मुकम्मल तौर पर रिहायशी इलाका नहीं था। अक्सर बिल्डिंग्स के नीचे वाली दुकानों में डेंटर्स, पेंटर्स, कार, एसी और बैटरी चार्जिंग वाले बैठे थे, या फिर मुख्तलिफ इमारतों के पूरे पूरे फ्लोर्स पर दर्जियों का कब्जा था। माजिद अली भी एक ऐसी ही इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर काम करता था और मज़कूरा इमारत जाय वकुआ के पिछवाड़े वाक़ थी। मकतूल जफ़र अली वाला फ्लैट भी फर्स्ट फ्लोर पर था, लिहाजा मकतूल के बेडरूम की अकबी खिड़की और माजिद अली के हाल की खिड़की एक दूसरे के आमने सामने पड़ती थीं, और अगर ये दोनों खिड़कियां खुली हुई हों तो इधर से उधर और उधर से इधर घर के अंदर बासानी नजर जाती थी। माजिद अली जिस हॉल में बैठकर टेलरिंग किया करता था, वहां काज बटन, पीको और ओवरलॉक, एम्ब्रॉयडरी, अलगज कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का हर काम होता था। माजिद अली भारी जिस्म का मालिक, एक पस्तकामत गंदुमी रंगत वाला 30 साला शख्स था। उसने सच बोलने का हलफ उठाने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो वकील इस्तगासा फिटनेस बॉक्स के नजदीक चला गया और गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए मुल्जिम की जानिब इशारा करके पूछा, माजिद साहब, क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ और जानता हूँ वकील साहब। वो मुल्जिम की तरफ देखते हुए बड़े एतमाद से बोला, मैं जहाँ काम करता हूँ ये इधर ही एक इमारत में रहता है। बहुत ही फजूल इंसान है ये, मुझे इसकी आदतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमारे सेठ ने तो कारखाने में इसका दाखिला भी बंद कर रखा है। कारखाने से? वकील इस्तगासा के गवाह माजिद अली की मुराद वही हॉल था जहां पर टेलरिंग से मुतालिक तमाम शोबे थे। वकील इस्तगासा ने कुरेदने वाले अंदाज में अपने गवाह से इस्तफसार किया, मसलन आपको मुल्जिम की कौन कौन सी आदतें बुरी लगती हैं, और ये भी बताएं कि आपके कारखाने के सेठ ने किस वजह से मुल्जिम का वहां दाखिला ममनू करार दे रखा है। पहली बात तो ये कि वकील साहब कि ये बंदा अव्वल दर्जे का झूठा है। गवाह ने मुल्जिम की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये बड़ी लंबी लंबी छोड़ता है। ठीक है, किसी जमाने में इसने अच्छा वक्त गुजारा होगा, मगर लोग तो हाल को देखते हैं और हाल में ये एकदम जीरो है। ये सारा दिन गलियों में आवारागर्दी करता रहता है और हर किसी को रोक कर लेक्चर देता भी रहता है और इसको अपने फ़राइज़ का हिस्सा समझता है। सरे शाम और रात गए तक ये मुख्तलिफ दुकानों के सामने बैठा नजर आता है। लोग इसकी ज़बानी, इसके माजी के किस्से सुन सुनकर तंग आ चुके हैं और इस पर निगाह पड़ते ही वो बेसाख्ता लाहौल विला पढ़ने लगते हैं। ये माजी में बड़ा तवंगर रहा होगा, मगर लोगों को इसकी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी एक और नापसंदीदा आदत उधार मांगना है। 100-50 जो भी मिल जाए चलेगा। शुरू शुरू में लोग बासानी इसके झांसे में आ जाते थे। ये चेहरे पर मिस्कीनियत तारी करके ऐसे मजबूरी भरे अंदाज में पैसे मांगता था कि लोगों को इसकी परेशानी पर तरस आ जाता था। लेकिन अब लोग इसको अच्छी तरह समझ गए हैं, लिहाजा अब कोई इसे 1 रुपया भी देने का रवादार नहीं है, क्योंकि ये शख्स उधार लेकर भूल जाता है। आज तक इसने किसी के पैसे वापस नहीं किए, और जहां तक कारखाने में इसकी आमद पर पाबंदी आयद करने का मामला है तो वो सांस संवार करने के लिए थमा, फिर इजाफा करते हुए बोला, इस पाबंदी का सबब इस शख्स की चोरी की आदत है। इसे जहां जो भी पड़ा मिल जाए ये लोगों की निगाह बचाकर उसे उठा लेता है और किसी ठेले वाले कबाड़िए के हाथ औने पौने बेचकर अपनी जेब गर्म कर लेता है। लोग इस जलील हरकत की वजह से भी इससे कतराने लगे हैं। हमारे कारखाने में भी इसका आना जाना था, मगर जब से हमारे कपड़े गायब हुए हैं सेठ ने तमाम वर्कर्स को बड़ी सख्ती से हिदायत कर दी है कि कोई इसे कारखाने में कदम न रखने दे। ये तो ऐसा मूजी है कि अपने घर में भी चोरी से बाज नहीं आता। इसकी बीवी बेचारी दिल की मरीजा है और घर का खर्चा चलाने के लिए बेटी को ट्यूशन्स पढ़ाना पड़ती हैं। ये कमबख्त खुद तो एक धेले का काम नहीं करता, मगर बेशर्मी की इंतहा तो देखें। घर के अंदर भी कहीं पैसे रखे नजर आ जाएं तो पार करने में ज़रा आसरा नहीं करता। इसके ये अफसोसनाक और काबिल मजम्मत किस्से पूरे महल्ले में मशहूर हैं। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं। वकील इस्तगासा ने बड़े इन्हमाक के साथ अपने गवाह का खुतबा समात फरमाया और इसके खामोश होने पर फखरी अंदाज में मेरी तरफ देखा, जैसे उसने संगलाख पहाड़ों के कल्ब में से जुए शीर निकाल ली हो। मैंने इसकी मुखासिमाना नज़र के जवाब में बेपरवाही से कंधे उचका दिए तो वो दोबारा इस्तगासा के गवाह माजिद अली की जानिब मुतवज्जा हो गया। माजिद अली, 15 जुलाई की रात
तो आपको अच्छी तरह याद होगी। जी बिल्कुल याद है, गवाह ने अस्बात में गर्दन हिलाई। इस रात शदीद गर्मी और हब्स था। मैंने कारखाने की दोनों जानिब की खिड़कियां खोल रखी थीं। दोनों जानिब की खिड़कियां? इसका क्या मतलब हुआ? वकील इस्तगासा ने मायनाखेज लहजे में पूछा। मतलब ये कि कारखाने की फ्रंट साइड और अकबी सिमत वाली खिड़कियां, गवाह ने बताया। हमारे कारखाने के अगले और पिछले हिस्से की दीवारों में खिड़कियां बनी हुई हैं, जबकि दाएं बाएं वाली दीवारों के साथ दूसरी इमारतें खड़ी हैं। आपके कारखाने का अकबी हिस्सा वही है ना, जिधर गंदी गली वाक़ है? वकील इस्तगासा ने सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया। जी बिल्कुल, गवाह ने सर को अस्बाती जुम्बिश दी और बताया। मेरी सिलाई वाली मशीन इसी जानिब वाली खिड़कियों के नज़दीक है, और मज़कूरा खिड़कियों के सामने यानी गंदी गली की दूसरी तरफ वाली बिल्डिंग का पिछवाड़ा है, और इसी बिल्डिंग में मुल्ज़िम और मकतूल की रिहाइश भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, वकील इस्तगासा का गवाह तस्दीकी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मकतूल जफर अली का ज़ाती फ्लैट है, जबकि इसी इमारत के सेकंड फ्लोर पर मुल्ज़िम एक किराएदार की हैसियत से रिहाइश पजीर है। अगर मैं गलती पर नहीं तो आप जिस कारखाने में टेलरिंग करते हैं वो भी इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ है। वकील इस्तगासा ने सवालिया नज़र से गवाह की जानिब देखा। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वकील सरकार निहायती फनकारी और चालाकी के साथ अपनी जिरह को किस जानिब हाँके लिए जा रहा था, लेकिन मैं बड़े तहम्मुल और खामोशी से उसका तमाशा देख रहा था। मेरे इत्मीनान के दो बुनियादी असबाब थे। अव्वल, मैं वकील इस्तगासा की चाल से कमाहकहू आगा था। दूसरा, उसकी चाल का तोड़ मेरे पास मौजूद था, क्योंकि मैंने इस केस से जुड़े हुए तमाम किरदारों के हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल कर रखा था, खुसूसन इस्तगासा के गवाहों के बारे में। लिहाजा मेरे लिए फ़िक्र और घबराहट वाली कोई बात नहीं थी। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है वकील साहब, गवाह ने वकील इस्तगासा के सवाल का जवाब देते हुए बताया। हमारे कारखाने की अकबी खिड़कियां मकतूल के बेडरूम की अकबी खिड़कियों के सामने पड़ती हैं। आप चूंकि खिड़कियों के नज़दीक ही मशीन रखे हुए टेलरिंग करते हैं, वकील इस्तगासा ने टटोलने वाले अंदाज में कहा, इसलिए मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएं कि वक़ुआ की रात आपने मकतूल के बेडरूम में क्या देखा था। मैंने मकतूल के बेडरूम में इस शख्स को देखा था, वो एक्यूज बॉक्स में खड़े मुल्ज़िम यावर हयात की जानिब इशारा करते हुए बड़े एतमाद से बोला। दैट्स ऑल योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने फातिहाना अंदाज में कहा। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना। अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुंच गया। फिर इस्तगासा के गवाह माजिद अली की आंखों में देखते हुए हल्के फुल्के अंदाज में अपनी जिरह का आगाज़ किया। माजिद साहब, आप टेलरिंग के अलावा और क्या करते हैं? कुछ नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। बस यही सिलाई का काम, मेरा ओढ़ना बिछोना है। अच्छा, मैंने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तकरीर और खिताब वगैरह भी करते हैं। नहीं जी, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला और पूछा, आपको ऐसा क्यों लगा? अभी आपने वकील इस्तगासा के मुख्तलिफ सवालात के जवाब में मेरे मुवक्किल की शान में जो कसीदा गोई फरमाई है, इसमें बड़ी रवानी और तसलसल पाया जाता है। मैंने तीखे लहजे में कहा। ये तकरीर याद करने में आपको कितना टाइम लगा था, या कितने दिन लगे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा फौरन अपने गवाह की मदद को लपका। मेरे फाजिल दोस्त अपने अजीब व गरीब सवालात की मदद से इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी हरकत करने से बाज रहने की तलकीन की जाए। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, क्या आपके इस सवाल का ज़ेर समाअत मुकदमे से कोई ताल्लुक बनता है? थ्योरेटिकली यस योर ऑनर, मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया। आमतौर पर यही देखने में आया है कि गवाह इस्तगासा का हो या सफाई का, जब वो विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा होता है तो उसके आसाब पर कमरा अदालत का एक मखसूस दबाव ज़रूर होता है। वकला के सवालात के जवाब में वो सोच विचार भी करता है और मुख्तलिफ मकामात पर अटकता भी है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो किसी गलत बयानी से काम ले रहा है। ये सब यहाँ के माहौल और फिज़ा का नफ्सियाती असर होता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। लेकिन चंद मिनट पहले मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह माजिद अली ने जितने एतमाद और रवानी के साथ मुल्ज़िम की आदत व अतवार के हवाले से जो एक लंबी तकरीर की है, इससे ये तासुर बहरहाल उभरता है कि गवाह मौसूफ ने
इन तमाम बातों को खूब रट्टा लगाकर याद किया है। जनाब अली, द पॉइंट इज, मैंने ये नहीं कहा कि गवाह की बातों से ऐसा तासुर निकलता है। अगर गवाह मेरे सवाल का जवाब ना देना चाहे तो भी मुझे कोई मसला नहीं। जज ने वकील इस्तगासा से पूछा, वकील साहब, आपको डिफेंस के सवाल में कोई कानूनी खराबी नजर आती है? कानूनी खराबी तो कोई नहीं जनाब आली, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। बस मेरे फाजिल दोस्त के इस्तफसार का अंदाज तमस्खुर उड़ाने वाला था। बखुदा मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी जनाब आली, मैंने बड़ी होशियारी से कहा। अगर इस्तगासा का गवाह चाहता तो सिर्फ एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब दिया जा सकता था, लेकिन वकील सरकार ने गवाह को लबकुशाई का मौका नहीं दिया और समाअत के रास्ते में रोड़े लगाते हुए फौरन एतराज़ जड़ दिया। बाहर कैफ, मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए मौतबाना अंदाज में कहा। जनाब आली, जैसा कि मैंने अर्ज किया, गवाह मेरे सवाल का जवाब दे या न दे, इससे ज़ेर समाअत केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इजाज़त हो तो अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। प्लीज़ प्रोसीड, जज ने मेरे सवाल के जवाब में कहा। वकील इस्तगासा मेरी इस गैर अदालती कार्रवाई पर दिल मिलाकर रह गया और मानदाना नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने गैर महसूस अंदाज में इस पर जो बारीक काम लगाया था, इसकी चुभन के आसार उसके चेहरे से झलकने लगे थे। मैंने बड़ी बेइतनाई से उसे इग्नोर मारा और इस्तगासा के गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। माजी साहब, एकदम रिलैक्स हो जाएं, मैंने बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कहा। अब मैं आपसे हरगिज़ नहीं पूछूंगा कि ये आपने किसी सब्जी वाले की तरह रटा हुआ सबक सुना दिया है या क्या किया है, बल्कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपकी मुलजिम से दुश्मनी क्या है। कोई दुश्मनी नहीं जनाब, वह हैरत भरे अंदाज में बोला। मैंने ऐसा कब कहा है? कहा तो नहीं, मगर ऐसा महसूस कराने की कोशिश ज़रूर की है, मैंने तेज़ लहजे में कहा। दुनिया के बुरे से बुरे इंसान में भी एक दो खूबियाँ ज़रूर मौजूद होती हैं, लेकिन आपने तो मुलजिम की आदत व अतवार के हवाले से जो कुछ भी बयान किया है, इसकी रोशनी में मुलजिम को रूए ज़मीन का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और नापसंदीदा इंसान डिक्लेयर करके इसे ज़िंदगी का हक छीन लेना चाहा है। बहरहाल, मैं जानता हूँ कि आप मुलजिम के लिए अपनी सोच में इतना ज़्यादा जहर क्यों रखते हैं। मैं तो कोई जहर नहीं रखता, वो बिगड़े हुए लहजे में बोला। आप किस बिना पर ये बात कर रहे हैं? आखिर में बताऊंगा, मैंने मायनाखेज लहजे में कहा। इससे पहले चंद ज़रूरी बातें कर ली जाएं। ज़रा देर को रुककर मैंने वकील इस्तगासा की तरफ देखा ताकि इसकी कैफियत का अंदाज़ा हो। वो मुझे खासा बेचैन दिखाई दिया। मैंने इसे बेकरारी के समंदर में गोता जन छोड़ा और इस्तगासा के गवाह से मुखातिब होते हुए कहा, माजी साहब, थोड़ी देर पहले आपने मुलजिम की जिन बुरी आदतों का जिक्र किया है, इनमें एक ये थी कि मुलजिम अक्सर लोगों से उधार मांगने का आदी है और ये उधार लेने के बाद कभी वापस नहीं करता। आपने ऐसा कहा है ना? बिल्कुल कहा है और यही सच्चाई है, वो खासे एतमाद से बोला। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो जाकर महल्ले में किसी से भी पूछ लें, बच्चा बच्चा मुलजिम की इस आदत से वाकिफ है। आपका मतलब है कि आपकी बात की तस्दीक के लिए मुझे कोरंगी जाना पड़ेगा? मैंने हैरत से दीदे फैलाते हुए सवाल किया। कोरंगी क्यों? बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। वो इसलिए कि आपने महल्ले में जाकर पूछने का ऑप्शन दिया है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। और आप कोरंगी में रहते हैं या नहीं? रहता हूँ, वो सिट पिटाए हुए लहजे में बोला, लेकिन मैंने अपने महल्ले की नहीं, इस मरदूद के महल्ले की बात की है। ऑर्डर ऑर्डर, जज ने बाआवाज़ बुलंद इस्तगासा के गवाह को तंबीह की। मिस्टर माजिद, अदालत के वक़ार का ख्याल रखा जाए। आप मुलजिम के लिए ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सॉरी सर, वो जज की जानिब देखते हुए मिन्नत रेज लहजे में बोला। मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। जज ने मुझे जरा जारी रखने का इशारा कर दिया। मुलजिम के महल्ले का एक बंदा इस वक्त अदालत में मौजूद है, मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, लिहाजा इसके महल्ले में जाकर बच्चे बच्चे को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा। मुझे जो कुछ भी पूछना होगा मैं इसी बंदे से पूछ लूँगा। माजिद अली ने मुतलाशी नज़र में अदालत के कमरे में निगाह दौड़ाई, फिर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ है वो बंदा? विटनेस बॉक्स में मेरे सामने खड़ा है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। इसका नाम है माजिद अली टेलर मास्टर। वो अरसा दराज से दिन का ज़्यादा वक्त मुलजिम के महल्ले में गुजारता है। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि आप मुलजिम के महल्लेदार नहीं हैं।
میں نے آخری جملہ ایسے زوردار انداز میں ادا کیا تھا کہ وہ کچھ نہ بول سکا۔ وہ مکمل طور پر میرے روب میں آ چکا تھا۔ اس کی اس ذہنی کیفیت میں میری کڑی جرح کے علاوہ جج کی ڈانٹ اور سرزنش کا بھی ہاتھ تھا۔ جی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، پوچھیں۔ ملزم کی ایک بری عادت آپ نے یہ بتائی کہ یہ ہر کسی سے ادھار مانگتا رہتا تھا اور پھر واپس کرنا بھول جاتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ملزم کو بھولنے کی بیماری تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ بندہ جان بوجھ کر لوگوں کے پیسے کھا جاتا تھا۔ اگر یہ بھولنے کے مرض میں مبتلا ہوتا تو پھر کھانا پینا سونا وغیرہ اسے کیوں یاد رہ جاتا تھا؟ جن کاموں میں اس کا ذاتی فائدہ ہو ان معاملات میں اس سے زیادہ سیانہ اور کوئی نہیں، اور جہاں دوسروں کے حقوق کی بات آئی تو پھر یہ بہت معصوم سیدھا سادہ مجبور لاچار ذہنی اور جسمانی مریض بن جاتا ہے۔ ماجد صاحب، یہ تو آپ نے بڑے پتے کی بات بتائی ہے، میں نے ایسے انداز میں کہا جیسے اس پر بھروسہ کرنے لگا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق ملزم کے علاقے میں ٹیلرنگ کرتے ہوئے آپ کو کافی سال ہو گئے ہیں۔ یہ بتائیں، ملزم نے آج تک آپ سے کتنی بار ادھار مانگا ہے؟ یعنی میرا موکل آپ کی کتنی رقم کھائے بیٹھا ہے؟ میں پاگل تھوڑی ہوں جو اسے ادھار پیسے دوں گا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں اس کے چکر میں آنے والا نہیں ہوں۔ مطلب آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ملزم کی طرف سے آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، یہ سچ ہے کہ میں کبھی اس کے جھانسے میں نہیں آیا، وہ صاف الفاظ میں بولا، حالانکہ اس نے کئی بار مجھے گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ تمہارے ٹیلرنگ والے کارخانے میں ملزم کے داخلے پر پابندی والا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا آپ کے سیٹ نے اسی لیے پابندی عائد کر رکھی ہے کہ یہ لوگوں سے ادھار مانگتا ہے؟ یہ بات تو خیر ہے ہی، وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، لیکن سیٹ نے اس کی چوری کی عادت کے باعث کارخانے میں قدم رکھنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ہمارے کارخانے سے کچھ کپڑے بھی غائب ہو گئے تھے۔ آپ کے سیٹ کا نام غالباً کریم ہے، میں نے کہا، اور وہ گلشن اقبال میں رہتا ہے؟ جی ہاں، اس کا نام عبد الکریم ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ممکن ہے کہ وہ آپ سے ملے ہوں، لیکن سب انہیں سیٹ کریم کے نام سے ہی کہتے ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ سیٹ کریم میرے ایک کاروباری دوست کا رشتہ دار ہے، میں نے اس کے غبارے کی ہوا نکالنے کی خاطر بڑے اعتماد کے ساتھ دروغگوئی کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ تم نے کپڑوں کی چوری کی جو کہانی سنائی ہے، اس کی تصدیق کے لیے میں سیٹ کریم کو عدالت میں بلا سکتا ہوں۔ یہ میرا ایک نفسیاتی حربہ تھا، وہ میری چال میں آ گیا، بے حد مضطرب لہجے میں بولا۔ میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آپ نے جس کو بلانا ہے بلا لیں، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا ہے۔ وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی بول رہا تھا اس میں دم نہیں تھا، اس کے الفاظ بے وزن اور لہجہ کھوکھلا تھا۔ میری چال کے نتیجے میں وہ اس قدر بوکھلا گیا تھا کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس کی ذات کے حوالے سے کب آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہیں، میں نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، لہٰذا میں پہلے اپنا وعدہ پورا کروں گا، اس کے بعد آج کے سیشن کے آخری چند سوالات۔ کون سا وعدہ؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اضطراری لہجے میں بولا۔ یہی کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں ملزم سے آپ کی کیا دشمنی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ میرے موکل کے خلاف جو اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، بے حد الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے متذبذب لہجے میں پوچھا، کون سا سبب؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم ایک شادی شدہ شخص ہو؟ میں نے جرح میں تیزی لاتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا کہ تم کورنگی میں رہتے ہو، تمہاری بیوی کا نام عالیہ ہے، عالیہ بھی درزی کا کام جانتی ہے اور گھر میں رہ کر محلے والوں کے لیڈیز کپڑے سلائی کرتی ہے۔ تمہاری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں اور تمہارے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بیٹا بڑا ہے۔ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ کیوں؟ کیا؟ کب؟ کیسے؟ کچھ نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں یا جو بتا رہا ہوں صرف اس کی تصدیق یا تردید کرو۔ آپ نے میرے بارے میں سب کچھ ٹھیک بتایا ہے، اس نے کہا۔ یہ تو آدھا تھا، اور ان معلومات کا زیر سماعت کیس سے بھی کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ باقی جو آدھا میں بتانے یا پوچھنے جا رہا ہوں وہ کورنگی سے نہیں بلکہ سوسائٹی کے کمرشل ایریا سے جڑا ہوا ہے اور ملزم سے تمہاری پرخاش کو اجاگر کرتا ہے۔
यकायक वो बेहद परेशान नजर आने लगा। मेरे पुरस्कार बयान ने इसे ज़हनी तौर पर बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। उसने बिखरे हुए लहजे में कहा, मैं कुछ समझा नहीं। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए यहाँ मौजूद, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम सिर्फ अपनी याददाश्त को ताज़ा रखो और बड़ी फर्माबरदारी से मेरे सवालात के जवाबात देते जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। वो थूक निगलते हुए इमदाद तलब नज़र से वकील इस्तगासा की तरफ देखने लगा, मगर मैंने इतना मौका ही नहीं दिया कि वकील इस्तगासा ऑब्जेक्शन योर ऑनर का नारा लगाते हुए हमारे बीच में आन कूदता। क्या तुम एजाज साहब को जानते हो? मैंने इसे घूरते हुए पूछा। कौन एजाज? वो अनजान बन की अदाकारी करते हुए बोला। एजाज हुसैन साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जो एक सरकारी महकमे में मामूली से मुलाजिम हैं। इनके घर के कपड़े सिलाई के लिए तुम्हारे पास आते हैं। ये एजाज साहब मुलजिम के गहरे दोस्त भी हैं और इधर सोसाइटी के कमर्शियल एरिया ही में रहते हैं। हाँ, मुझे कुछ याद तो आ रहा है, वो पुरसोच अंदाज में बोला। लेकिन इन एजाज साहब का मुझसे क्या लेना देना? लेना देना भी समझ में आ जाएगा, मैंने सुमाइनी अंदाज में कहा। इन एजाज साहब की बेटी शुमाइला मैट्रिक की स्टूडेंट है और वो अक्सर अपनी वालदा के साथ तुम्हारे पास आती रहती है। कभी कभार वो अकेली भी कोई कपड़ा लेने या देने तुम्हारे कारखाने आ जाती है। और तुम्हारी बेगैरती की इंतहा यह है कि तुम इस मासूम लड़की पर बुरी निगाह डालते हो। एक दो बार तुमने इससे बात गंदी बातें भी की थी। शुमाइला ने जाकर अपने वालिद को तुम्हारी छिछोरी गलीज हरकतों के बारे में बताया तो एजाज हुसैन ने अपने दोस्त यावर हयात यानी इस केस के मुलजिम और मेरे मौकिल से तस्करा किया। मुलजिम ये किस्सा सुनकर आग बगोला हो गया। उसने एजाज हुसैन को तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो, वो तुम्हें अच्छी तरह समझा देगा। अब यह अलग बात कि मुलजिम का समझाने का अंदाज खासा जारहाना और गुस्सीला था। इसने तुम्हारे कारखाने में जाकर कई लोगों के सामने तुम्हें जलील किया था और ये धमकी भी दी थी कि अगर तुमने आइंदा कभी मेली निगाह से शुमाइला की तरफ देखा तो वो तुम्हारी आंखें निकाल लेगा। खैर, मैंने सांस संवार करने के लिए रुका और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, इस वाक़ये के बाद से एजाज हुसैन के घर की कोई भी लेडी तुमसे कपड़े सिलवाने नहीं आई और तुम मुलजिम से नफरत करने लगे और तुम्हारी यही नफरत और मुलजिम के लिए नापसंदीदगी तुम्हें खींचकर इस केस तक भी ले आई है। ये सब मन घड़त है, वो ढिठाई से बोला। ऐसा कोई वाकया सिरे से पेश ही नहीं आया था। मैंने चूंकि मुलजिम को कारखाने में से धागे वाली नलकियां, बटन और बुकरम वगैरह चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए उसने मुझे दूसरे वर्कर्स के सामने बेइज्जत करने के लिए वो घटिया ड्रामा किया था। अगर मेरी नीयत में कोई खोट होती और मैंने शुमाइला के साथ कोई बदतमीजी की होती तो एजाज साहब या इनकी वाइफ मुझसे शिकायत करती। चोर मचाए शोर, मैंने इस्तगासा के गवाह की आंखों में आंखें डालकर सनसनाते हुए लहजे में कहा। हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है? अगली पेशी पर सेठ अब्दुल करीम के साथ ही शुमाइला और उसके वालिद एजाज हुसैन को भी गवाही के लिए अदालत में बुला लेते हैं। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली। वकील इस्तगासा ने अपने गवाह को भंवर में घिरे देखा तो फौरन उसकी मदद को लपका। इस वक्त अदालत में जफर अली मर्डर केस की समाअत हो रही है और इस्तगासा का मोअज़्ज़िज़ गवाह माजिद अली इस केस में ये बताने के लिए अदालत को आया है कि वक़ुआ की रात उसने मुलजिम को मकतूल के बेडरूम में देखा था और मेरे फाजिल दोस्त फरोई बातों का पिटारा खोलकर इस केस को किसी और ही सिमत ले जा रहे हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होना सिवाय वक्त की बर्बादी के। जज ने तवज्जो से वकील इस्तगासा के एतराज़ को सुना, फिर निगाह उठाकर दीवारगीर क्लॉक की तरफ देखा। इसके बाद कुछ बोले बगैर वो बोलती हुई खामोश निगाह से मुझे तकने लगा। मैंने जज की नज़र में पोशीदा खामोश पैगाम को बड़ी वजाहत के साथ समझ लिया और इस्तगासा के गवाह माजिद अली पर अपने सवालात की बौछार कर दी। माजिद अली, थोड़ी देर पहले तुमने वकील इस्तगासा के इस्तफसार के जवाब में बड़े वसूख से बताया है कि वक़ुआ की रात तुमने मकतूल के बेडरूम में मुलजिम को देखा था। मैंने खासे जारहाना अंदाज में पूछा, अच्छी तरह सोच कर बताओ, तुमने कितने बजे मुलजिम को मकतूल के बेडरूम में देखा था? इस वक्त रात के 11 बजने वाले थे, उसने जवाब दिया। रात के 11 बजे तुम अपने कारखाने में बैठे क्या कर रहे थे? टेलरिंग, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या तुम्हारा कारखाना रात गए तक खुला रहता है?
मैंने सवाल किया। नहीं, उसने नफी में गर्दन हिलाई और कहा, अमूमन हम रात 8 से 9 बजे तक कारखाना बंद कर देते हैं, लेकिन जब कोई ईद नज़दीक होती है तो काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें कम वक्त में ज़्यादा जोड़े सिलाई करना होते हैं। इस मसरूफियत को हम सीज़न का नाम देते हैं। सीज़न के मौसम में बाज़ औक़ात हमें रात रात भर भी काम करना पड़ता है। इन दिनों भी ऐसी ही सूरत हाल थी। बकुआ की रात यानी 15 जुलाई की शब तुम्हारे अलावा और कितने वर्कर्स कारखाने में मौजूद थे? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। और क्या उन्होंने भी मुलजिम को मकतूल के बेडरूम में देखा था? या अगर इनमें से किसी ने नहीं देखा था तो क्या तुमने इनसे इस बात का जिक्र किया था? इत्तेफाक से इस वक्त मैं कारखाने में अकेला ही था, वो चालाकी से बोला। बाकी लोग 10 बजे छुट्टी करके कारखाने से जा चुके थे। मैं भी बस जाने ही वाला था। असल में मेरे हाथ में एक ऐसा लेडीज सूट था जो सिलाई के आखिरी मराहिल में था, और वो सूट हर सूरत में अगली सुबह गाहक को तैयार करके देना था। इसीलिए दूसरे वर्कर्स के जाने के बाद भी मैं कारखाने में अपने अड्डे पर बैठा हुआ काम कर रहा था। मुझे इस तकाज़ा की गवाह से किसी बहाने की तवक्को तो थी, लेकिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वो इतना मरबूत और जानदार बहाना बनाएगा। बहरहाल मैं भी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला तो था नहीं।